स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम पर मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए डीएसएसबी फार्मासिस्ट की जो इम्पोर्टेंट हम लोग सीरीज़ कर रहे थे 2017 फार्मासिस्ट पेपर है डीएसएसबी का उसको कंटिन्यू करेंगे और ये जो है पार्ट 3 है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक अपडेट आपको दे देता हूँ। आपको जानकारी मिली गई होगी हमारे वो फार्मासिस्ट बंधु जो तैयारी कर रहे थे या जो तैयारी कर रहे थे फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम देने की, लेबर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन इलाहाबाद वाला जो प्रयागराज का जो एग्ज़ाम था अभी 26 मार्च को वो पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न। ऐसा कुछ आ रहा है मैसेज लोगों के पास। तो अब आप ये समझिए कि ये हो क्या रहा है यार। एक तो एग्ज़ाम करवा नहीं पा रहे हैं, ऊपर से जो जब एग्ज़ाम की कोई डेट आती है तो उसको भी पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो अब इसमें गलती किसकी है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। इसमें गलती क्या भारत सरकार की है या प्रदेश सरकार की है? क्योंकि वैकेंसी तो मेरे हिसाब से भारत सरकार की थी, ठीक है, कंडक्ट हो रहा है प्रदेश सरकार के अंतर्गत। अब ये पोस्टपोन कर दी गई तो भैया क्या रीज़न है पोस्टपोन करने का यार? कम से कम वैकेंसी एग्ज़ाम तो करवा लो। चलो शुरू करेंगे हम लोग अपना आज का जो वीडियो। पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी ना कभी तो मिलेगी नौकरी। देखते हैं क्या होता है आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स। देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होगा जा करके वो स्टार्ट होगा विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिट्स बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स, जो बीटा लैक्टमेज एंजाइम्स को इनहिबिट करता है, रोकता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको टिक करना है सल्बेक्टम, क्लोरफेनिकॉल, प्रेमाक्विन या क्विनिन। आपको टिक करना है। द राइट आंसर इज सल्बेक्टम। सल्बेक्टम जो है एक ऐसा कंपाउंड्स है जो कि इनहिबिट करता है बीटा लैक्टमेज एंजाइम को, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, मैनिटॉल इज क्लासिफाइड एज, जो मैनिटॉल होता है उसको किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है? लूप डायूरेटिक्स होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर होता है, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स होता है या ऑस्मोटिक डायूरेटिक होता है। तो द राइट आंसर इज मैनिटॉल इज अ ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, ठीक है। डायूरेटिक का मतलब यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ा देंगे, एक्सक्रीशन को बढ़ा देंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 43 नंबर ऑफ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज्ड एज चिलेटिंग एजेंट टू ट्रीट पॉइजनिंग बाई हैवी मेटल सच एस लेड और मरकरी। देखिए इसमें से चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा मैं अभी आपको बताता हूँ। चार ऑप्शन है आपका, सोडियम फॉस्फेट, डाइमर कैप्रोल, बिस्मिथ सब नाइट्रेट या नन ऑफ द एबव। आपसे देखो पूछ रहा है क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा एक चिलेटिंग एजेंट होता है। चिलेटिंग एजेंट मतलब चिलेट बना देगा एक तरीके से, मतलब एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बना देगा जा करके मिल करके जो कि इनसॉल्यूबल होगा, ठीक है ना। चिलेट बना देगा जा करके। अब वो आगे अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो उसका होगा वो शो नहीं करेगा। टू ट्रीट पॉइजनिंग मतलब अगर आपने किसी कैंडिडेट ने पॉइजन को ही ले लिया, ठीक है, और पॉइजनिंग भी किस तरीके की, बाई हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग सच एज, जैसे कि लेड या मरकरी। लेड या मरकरी की पॉइजनिंग अगर किसी के साथ हो जाती है तो इनमें से इन चारों में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो हम उसको देंगे जो कि काम कैसे करेगा, एक चिलेट बना देगा जाकर के, इनसॉल्यूबल चिलेट बना देगा जाकर के, और जो पॉइजनिंग है उसको वहीं पे रोक देगा। तो इन चार में से क्या सही रहेगा, कौन सा आंसर जो है सही है या कौन सा कंपाउंड सही होता है? सोडियम फॉस्फेट है, डाइमर कैप्रोल है, बिस्मिथ सब नाइट्रेट है या नन ऑफ द एबव। या आपको सीधे शॉर्ट में बताएं तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो हैवी मेटल्स होते हैं जैसे कि लेड या मरकरी, अगर इसकी पॉइजनिंग हो जाए तो कौन सा एंटीडोट इसका होता है? तो द राइट आंसर इज डाइमर कैप्रोल। डाइमर कैप्रोल में ही मर है, मतलब डाई डाई का मतलब ही मरना और मर हिंदी में भी मर। तो डाइमर कैप्रोल का मतलब लेड या मरकरी अगर कोई ले लेता है, मरकरी में भी देखिए मर है, तो इस तरीके से आप इसको जोड़ सकते हैं। मतलब याद करने की ट्रिक है, मरकरी का मतलब मर और डाइमर, ठीक है। तो डाइमर कैप्रोल मरकरी में, और लेड जो है डेड से लेड याद कर लीजिए, है ना। डेड का मतलब मर जाना, लेड का मतलब शीशा खा के भी आदमी मर जाएगा। तो डाइमर कैप्रोल, इस तरीके से आप लेड या मरकरी में डाइमर कैप्रोल का इस्तेमाल करेंगे अगर पॉइजनिंग हो जाती है तो, लेड या मरकरी की। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 44 नंबर ऑफ क्वेश्चन, विच क्लास ऑफ ड्रग्स कैन बी यूज्ड फॉर क्लीनिंग द बॉवेल बिफोर अ सर्जरी। इनमें से कौन सी कैटेगरी की ड्रग को हम लोग इस्तेमाल करते हैं क्लीनिंग द बॉवेल यानी आंतों को साफ करने में, बिफोर अ सर्जरी सर्जरी से पहले, मतलब किसी भी का भी ऑपरेशन होने से पहले एक तरीके से देखा जाए तो। लैक्सेटिव, एड्जॉर्बेंट, H2 एगोनिस्ट या एंटासिड।
द राइट आंसर इज, आप सभी लोग जानते हैं, लैक्सेटिव परगेटिव, इन्हीं का इस्तेमाल होता है सर्जरी में, ठीक है, बॉवेल, बॉवेल का मतलब आंतों की सर्जरी में। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर ऑफ क्वेश्चन, मिलना स्प्रिन इज आ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। मिलना स्प्रिन इज आ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। क्या है मिलना स्प्रिन? ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, SSRI है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, या नन ऑफ द अबव, या SNRI। SNRI क्या होता है? सेरोटोनिन नॉर इपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, ठीक है। तो SSRI सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इन चार में से क्या है आपका मिलना स्प्रिन? तो मिलना स्प्रिन जो है आपका वो है SNRI यानी सेरोटोनिन नॉर इपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आने की संभावनाएं हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपका यूपी आरवीएनएल वाला एग्ज़ाम है, भगवान करे यही एग्ज़ाम ये लोग सही से कंडक्ट करवा दें, तो कम से कम बच्चे कुछ तो दें आकर के एग्ज़ाम, कुछ तो कहीं ना कहीं तुमको आशा जो है मिले। अब पता नहीं क्या करने पे लगे हैं, पूरा जो है गड़बड़ सड़बड़ करते रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डोज, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिक्रीज आयरन एब्जॉर्प्शन? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक ऐसा है डज नॉट डिक्रीज, जो कि डिक्रीज नहीं करता है आयरन के एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, एंटासिड, एस्कॉर्बिक एसिड, बोथ ए एंड बी, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। आपके सामने चार ऑप्शन है, आपको ऐसा ऑप्शन बताना है जो कि डज नॉट डिक्रीज, आयरन के एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज कर सकता है। द राइट आंसर इज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड का मतलब क्या हो गया जा करके? विटामिन सी। वेरी नाइस। विटामिन सी जो है आपका एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये क्या करता है, आप लोग याद कर लीजिए कि एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी आपको जो होता है इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। आयरन के एब्जॉर्प्शन, अगर आप आयरन दे रहे हैं तो साथ में विटामिन सी दीजिए, तो जो आयरन का एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा बॉडी में। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 47 नंबर ऑफ क्वेश्चन, परनीसियस एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। परनीसियस एनीमिया किसकी कमी से हो जाता है? कॉपर, आयरन, विटामिन B12 या विटामिन B1। आपके सामने चार ऑप्शन है, कॉपर, आयरन, विटामिन B12 या विटामिन B1। द राइट आंसर इज विटामिन B12, साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 को कहा जाता है साइनोकोबालामिन, और जो परनीसियस एनीमिया होता है वो साइनोकोबालामिन की कमी की वजह से हो जाता है। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 48 नंबर ऑफ क्वेश्चन, लोवास्टैटिन, बहुत ही वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। लोवास्टैटिन इज अ HMG को ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स। HMG इज स्टैंड फॉर क्या होता है? हाइड्रोक्सी मेथाइल ग्लूटेरिल, ठीक है, हाइड्रोक्सी मेथाइल ग्लूटेरिल। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट्स। फिर थर्ड में क्या है? लाइपोप्रोटीन लाइपेज इनहिबिटर्स या स्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 3-4 जगह तो ये आया हुआ है, ठीक है। और मैंने खुद अपनी जो वीडियो की सीरीज़ करवाई है उसमें 1-2 बार इसको तो करवाया है, लोवास्टैटिन को। अगर आप कायदे से रेगुलर देख रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। तो लोवास्टैटिन इंपॉर्टेंट है। अब इसी तरीके के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, जो क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम पेपर में देखने के लिए मिल जाए, तो यानी ये आप समझ के चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके पेपर में भी आ सकता है, इसी तरीके से गेस किया जाता है, ठीक है। तो लोवास्टैटिन क्या हो गया जा करके? द राइट आंसर इज HMG को ए रिडक्टेज इनहिबिटर्स यानी हाइड्रोक्सी मेथाइल ग्लूटरिल, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 49 नंबर ऑफ क्वेश्चन, बैक्टीरियोसाइडल एक्शन ऑफ सिफेलोस्पोरिन इज ड्यू टू। देखिए, जो सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी की जो मेडिसिन होती हैं वो बैक्टीरियोसाइडल एक्शन होता है। बैक्टीरियोसाइडल का मतलब किल द बैक्टीरिया, ठीक है। प्रिवेंट तो करेंगे ही, इनहिबिट करेंगे ग्रोथ को, और साथ ही साथ किल भी करेंगी, ठीक है ना। तो द मेन फंक्शन ऑफ बैक्टीरियोसाइडल इज टू किल द बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर उसमें साइडल है तो वो किल की बात हो रही है, उसको मारने की बात हो रही है, और यहाँ पे बैक्टीरियोसाइडल है यानी बैक्टीरिया को किल करेंगे। तो क्या होगा, किस किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे काम करता है सिफेलोस्पोरिन? इनहिबिशन प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू बैक्टीरियल राइबोसोम्स, इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू tRNA, इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, या डिस्टॉर्ट बैक्टीरियल जीन कोड। तो इसमें से राइट आंसर जो है वो है इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। देखिए, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसकी जो सिंथेसिस यानी उसको जब बनने का प्रोसेस होता है उसको ये इनहिबिट कर देता है। कौन? जो आपका सिफेलोस्पोरिन कैटेगरी की होती है, जैसे सिफेक्जिम है, ठीक है, सिफ्यूरोक्सिम है। तो
ये जो मेडिसिन होती हैं ये इनहिबिट कर देती हैं सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल में। बैक्टीरियल की सेल वॉल से एक आपका क्वेश्चन मुझे याद आ गया, जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स होती हैं वो क्या इनहिबिट करती हैं जाकर के। देखिए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड पाया जाता है, माइकोलिक एसिड, ठीक है। और माइकोलिक एसिड की सिंथेसिस को ही प्रिवेंट करती हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, जो एक तरीके का फैटी एसिड होता है, स्पेशल टाइप ऑफ, ठीक है। तो ये था दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जो है शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वैनकोमाइसिन इज आ, देखिए इससे दो क्वेश्चन बनाऊंगा मैं अभी आपको, ठीक है। वैनकोमाइसिन से आपके दो क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो जो आप कर रहे हैं अमीनोग्लाइकोसाइड है, लिंकोसामाइड है, ग्लाइकोपेप्टाइड है या मैक्रोलाइड है। वेरी नाइस, तीन क्वेश्चन बनाऊंगा अभी। देखिए आपके सामने है द राइट आंसर इज ग्लाइकोपेप्टाइड। जो वैनकोमाइसिन है वो किस किस तरीके का होता है, ग्लाइकोपेप्टाइड होता है, ठीक है। और वैनकोमाइसिन से किस तरीके की डिजीज होती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए रेडमैन सिंड्रोम, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि रेडमैन सिंड्रोम कौन करता है तो आप बताएंगे वैनकोमाइसिन करता है। अब देखिए जो सी, ये इसका जो लास्ट में ऑप्शन है मैक्रोलाइड, तो मैक्रोलाइड से कुछ याद आ गया कि आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्रोलाइड कैटेगरी की एंटीबायोटिक्स कौन सी है, ठीक है। तो आप आंसर करेंगे इरिथ्रोमाइसिन। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है, बहुत बार। इरिथ्रोमाइसिन जो होता है वो आपको मैक्रोलाइड कैटेगरी की एंटीबायोटिक होती है। यहाँ तक कि ईएसआईसी के पेपर में भी आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। ईएसआईसी 2019 में आया था। और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। जो भी याद आता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। 51 प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर गिवन अंडर विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स। देखिए जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती हैं वो किस शेड्यूल के तहत हम लोग देते हैं, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के तहत, ठीक है। तो शेड्यूल एम, शेड्यूल के, शेड्यूल एच या शेड्यूल बी। द राइट आंसर इज शेड्यूल बी। आप सभी लोग कहीं ना कहीं कार्यरत जरूर होंगे, कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे हॉस्पिटल में या अपनी खुद की फार्मेसी में या किसी क्लिनिक पे। तो आप लोग जानते हैं कि शेड्यूल एच की जो दवाएं होती हैं वो जो है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के तहत आती हैं। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 52 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे, अ न्यू शेड्यूल वॉज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक रूल्स फॉर लिस्टिंग कार्बापेनम क्लास थर्ड एंड फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक्स, विच वन इज इट। देखिए कार्बापेनम को किस शेड्यूल में रखा गया है, वही बात करें कि जो कार्बापेनम एंटीबायोटिक्स है उसको एक नए शेड्यूल के तहत इनलिस्टेड कर दिया गया। तो वो नया शेड्यूल क्या है, तो द राइट आंसर इज शेड्यूल H1 करके एक आ गया है, उसमें जो है कार्बापेनम को रखा गया है। शेड्यूल एक्स किसके लिए होता है, नारकोटिक्स के लिए होता है। शेड्यूल पी इज फॉर पैक साइज, शेड्यूल जेड कोई होता ही नहीं है। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ सेल इज इन्वॉल्व्ड इन एंटीबॉडी फॉर्मेशन। देखिए विच टाइप ऑफ सेल, किस तरीके की सेल इन्वॉल्व होती है एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, बेसोफिल, मोनोसाइट, प्लाज्मा सेल या न्यूट्रोफिल्स। द राइट आंसर इज प्लाज्मा सेल, क्योंकि प्लाज्मा में ही आपकी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। एंड 55% ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, प्लाज्मा जो है कितना परसेंट होता है ब्लड वॉल्यूम का, 55% होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 54 नंबर ऑफ क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी मेनली एज। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग कर सकते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो ह्यूमन बॉडी में मेनली किस तरीके से स्टोर होता है, ग्लूकोज की फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, इंसुलिन के फॉर्म में या स्टार्च के फॉर्म में। तो द राइट आंसर इज ग्लाइकोजन। स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है पौधों में, ठीक है, स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है पौधों में, लेकिन राइट आंसर हमारा ग्लाइकोजन है, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ग्लाइकोजन के फॉर्म में ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है और मेनली स्टोर्ड इन द लीवर, ठीक है। ग्लाइकोजन कहाँ स्टोर होता है, लीवर में, ठीक है। फिर बढ़ेंगे, विटामिन ए का निर्माण भी कहाँ होता है, लीवर में ही होता है, ठीक है। विटामिन ए का फॉर्मेशन कहाँ होगा, लीवर में। अल्फा सेल इज, अल्फा सेल्स इन आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूसेस। देखिए अल्फा सेल्स इन आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस क्या होता है। माई क्वेश्चन इज व्हाट इज द लैंगरहैंस या आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। देखिए जो आपकी पैनक्रियाज होती है, पैनक्रियाज वो आपकी मिक्स्ड ग्लैंड होती है। किस तरीके की ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड। उससे एक्सोक्राइन पार्ट भी है उसमें और एंडोक्राइन पार्ट भी है। एंडोक्राइन का मतलब ऐसा पार्ट जो हार्मोन्स बनाएगा और एक्सोक्राइन का मतलब ऐसा पार्ट जो जूस सिक्रेट आउट करेगा, वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स होंगे, जूसेस होंगे। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि ये जो आपकी पैनक्रियाज है वो एक मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब कुछ भाग उसमें
आपका डक्टलेस ग्लैंड का है। डक्टलेस ग्लैंड का मतलब एक जो हो गया जाकर के एंडोक्राइन ग्लैंड, और कुछ जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है आपका आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, और यहाँ से सीक्रेट आउट होते हैं आपके दो एक तरीके से हार्मोन्स, ठीक है, एक आपका ग्लूकागॉन और दूसरा आपका इंसुलिन, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि अल्फा सेल्स इन आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूसेस, जो अल्फा सेल होता है लैंगरहैंस में, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में, वो क्या प्रोड्यूस करता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, सोमैटोस्टेटिन या सिक्रेटिन। द राइट आंसर इज ग्लूकागॉन। अल्फा सेल सीक्रेट आउट करेगा ग्लूकागॉन, और जो बीटा सेल्स है वो हमारा सीक्रेट आउट करेगा इंसुलिन, ठीक है। तो बीटा सेल्स इंसुलिन और अल्फा सेल्स ग्लूकागॉन फ्रॉम द आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस विच इज द पार्ट ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 56 नंबर ऑफ क्वेश्चन, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर दैट इज प्राइमरली इलिमिनेटेड अनचेंज्ड बाय रीनल अनचार्ज्ड है, सॉरी अनचार्ज्ड बाय रीनल एक्सक्रीशन। देखिए बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर कैटेगरी की कौन सी दवा है, दैट इज प्राइमरली, जो प्राइमरली इलिमिनेट हो जाती है यानी बाहर निकल जाती है, अनचार्ज्ड बाय रीनल एक्सक्रीशन, यानी रीनल का मतलब किडनी के एक्सक्रीशन के प्रोसेस से जो है बाहर निकल जाती है। जब किडनी जो है एक्सक्रीशन प्रोसेस जो करती है उसके माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो कौन सा बीटा एड्रेनर्जिक है, मीटोप्रोलॉल, प्रोप्रेनोलॉल, एटिनोलॉल या एस्मोलॉल, जिसको आपको बाहर निकालना है रीनल एक्सक्रीशन के थ्रू। तो द राइट आंसर इज एटिनोलॉल, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 57 नंबर ऑफ क्वेश्चन, हाई एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग एंटीहिस्टामिनिक। कौन सा ऐसा एंटीहिस्टामिनिक है या एलर्जी की ऐसी कौन सी दवा है जिसमें हाई एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। तो आपके सामने चार ऑप्शन है, एस्टीमाजोल, डाइफेनहाइड्रामिन, ट्रफेनाडिन या सेट्रिजन। अगर आपने हाईली सेडेटिव के बारे में पढ़ा है तो हाईली सेडेटिव में आपका आ जाएगा डाइफेनहाइड्रामिन, ठीक है, डाइफेनहाइड्रामिन, प्रोमेथाजिन, डाइफेनहाइड्रामिन, हाइड्रोक्साजिन। तो ये सब आ जाते हैं आपके हाई सेडेटिव में। तो हाई सेडेटिव की बात हो गई जाकर के, और यहाँ क्या है, हाई एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी है, हाईली सेडेटिव वाला ही आएगा, यानी डाइफेनहाइड्रामिन इज द राइट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 58 नंबर ऑफ क्वेश्चन, पेशेंट टेकिंग अ फर्स्ट जनरेशन H1 एंटीहिस्टामिनिक शुड बी एडवाइज्ड टू अवॉइड। देखिए ऐसे मरीज जो कि ले रहे हों दवा H1 एंटीहिस्टामिनिक, ठीक है, एंटीहिस्टामिनिक यानी एलर्जी की दवा जो H1 कैटेगरी की है, ठीक है, H1 एंटीहिस्टामिनिक शुड बी एडवाइज्ड, उनको एडवाइस दी जाती है क्या, कि टेकिंग मिल्क प्रोडक्ट यानी मिल्क लीजिए साथ में, ड्राइविंग मोटर व्हीकल यानी अवॉइड करना है आपको, अवॉइड टेकिंग मिल्क प्रोडक्ट यानी जो मिल्क ले रहे हैं मिल्क को लेना अवॉइड करिए, ड्राइविंग मोटर व्हीकल यानी मोटरसाइकिल वगैरह चलाना अवॉइड करिए, हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज एक तरीके से आप समझ लीजिए एक्सर्सन, ठीक है। तो हार्ड फिजिकल एक्सरसाइज को भी आपको जो है अवॉइड करना है। तो इनमें से क्या अवॉइड करना है, क्या ऑल ऑफ द अबव है। तो देखिए जो ऐसे मरीज जो हाईली सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक ले रहे हैं, एंटीहिस्टामिनिक ले रहे हैं H1 एंटीहिस्टामिनिक, उनको एडवाइस यानी सलाह दी जाती है क्या, कि अवॉइड करें आप ड्राइविंग मोटर व्हीकल, यानी आप जो है मोटर व्हीकल ना चलाएं। नहीं हो सकता है कि आपको जो है नींद आ जाए वो आप लेके कहीं गिर पड़ो, ठीक है। तो उनको जो है ये सलाह दे दी जाती है कि भैया ऐसा है कि अगर आप ये दवा खा रहे हैं तो मोटर व्हीकल मत चलाओ, ठीक। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 59 नंबर ऑफ क्वेश्चन, एक्शन फॉर विच डोज ऑफ एस्प्रिन रिक्वायर्ड इज द लोवेस्ट। ऐसा कौन सा एक्शन है एस्प्रिन का जो कि लोवेस्ट होता है, उसके डोज के हिसाब से लो होता है, एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी प्लेटलेट सेग्रीगेशन या एंटी पायरेटिक। द राइट आंसर इज एंटी प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, एंटी प्लेटलेट्स एग्रीगेशन। प्लेटलेट्स एग्रीगेशन मतलब प्लेटलेट्स एग्रीगेट होंगी, और एंटी प्लेटलेट्स एग्रीगेशन मतलब वो प्लेटलेट्स एग्रीगेट नहीं होने देगा। तो ये जो एंटी प्लेटलेट्स एग्रीगेशन है वो लोवेस्ट एक्शन होता है एस्प्रिन का, ठीक है। फिर 60 नंबर ऑफ क्वेश्चन पे चलेंगे जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट एन एडवर्स इफेक्ट सीन विद नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। देखिए विच इज़ नॉट एन एडवर्स इफेक्ट, इसमें से कौन सा एक एडवर्स इफेक्ट नहीं है, नहीं देखा गया है NSAID का, यानी जो ओवर द OTC जो दवाएं होती है ओवर द काउंटर ड्रग्स, इनमें से कौन सा एक ऐसा साइड इफेक्ट जो है नहीं देखा जाता है इन दवाओं का, क्योंकि ये OTC दवाएं हैं। NSAID दवाओं में देखते हैं फ्लूइड रिटेंशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन, सेडेशन या रेसेस।
तो देखिए इसमें से 3 तरीके के तो साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन एक साइड इफ़ेक्ट आपको NSAID मेडिसिन्स खाने के बाद नहीं कभी भी देखने के लिए मिलेगा, वो है सेडेशन। सेडेशन मतलब नींद आना। आपको नींद नहीं आएगी अगर आप NSAID मेडिसिन लेते हैं। बाकी आपको फ्लूइड रिटेंशन मिलेगा, गैस्ट्रिक इरिटेशन मिलेगा और रेसेस भी मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक बात और जो मैं बोलना थोड़ा भूल गया था, कुछ लोगों ने बताओ अपना अपना रिजर्वेशन कर लिया था 300 400 500 रुपये का। मैं ये कहता हूँ कि आज यार अगर पेट्रोल 100 रुपये पर लीटर है तो 300-400 रुपये कोई वैल्यू ही नहीं कोई किसी की, ये बताओ पहले। तो उन्होंने अपना रिजर्वेशन कर लिया, अब उनका रिफंड भी नहीं होगा। पता है कहीं ना रिफंड होगा, किस वजह से नहीं रिफंड हो रहा है? वो इस वजह से नहीं कि क्यों, चाहे कि रिफंड का भी एक नियम है कि 24 घंटे पहले रिफंड होगा थोड़ा बहुत जो होगा। अब उसने कहा कि भैया 6-7 घंटे पहले पता चला तो कैसे रिफंड हो जाएगा बताओ? 12 घंटे पहले पता चला लोगों को, उनका वो लोगों ने कहा कि हमारा रिफ़ंड ही नहीं होगा, पैसा जा रहा है। तो मतलब इस तरीके के काम हो रहे हैं, अब आप लोग समझ सकते हैं। फ़िलहाल आप सभी के लिए अच्छा ही हम सोचते हैं कि अच्छा हो जाए आप सभी के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से डिफरेंट टाइप के MCQs लाते रहेंगे। अच्छे अच्छे जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के क्वेश्चन है वो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।